हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने 9 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। सपोज हमारे पास वायर 1 एंड वायर 2 ऐसे दो वायर है। हमारे पास वायर 1 एंड वायर 2 ऐसे दो वायर है। तो यहाँ है हमारा वायर 1 और सराउंडिंग में है हमारा वायर 2, उसके ही साइड में हमारा वायर 2। सो दो वायर हमारे पास है, वायर 1 एंड वायर 2। तो जैसे ही वायर 1 और वायर 2 में अपने डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे ही वायर से करंट फ्लो करेगा सराउंडिंग में क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। सराउंडिंग में क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम दूसरे वायर को रखते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम वायर को लगते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि इस वायर से भी क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v। एंड देन यहाँ हमारा फोर्स अप्लाई होगा Fm। तो ये जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज को मूव करते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। द मैग्नेटिक फोर्स Fm ऑन द इलेक्ट्रॉन with a charge minus E moving with the velocity v in a magnetic field B is given by। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? मैग्नेटिक फोर्स Fm, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। अगर जनरल, इन जनरल, अगर हम इन जनरल इफ चार्ज Q flowing through wire Q flowing through wire, देन मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, V क्रॉस B। और अगर हम इसको हटा देंगे तो ये होगा Q V B साइन थीटा। तो ये का मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमने वायर को रखा है, तब मैग्नेटिक फील्ड में हमने वायर को रखा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं? ई मींस चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है। तो इन जनरल हम इस तरह का फॉर्मूला लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर दोनों वे फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसके अंदर हम चार्ज मोशन में है, उसके अंदर चार्ज मोशन में है, तो दोनों फील्ड है, इफ बोथ, इफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, दोनों भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स ऑन चार्ज, देन फोर्स ऑन चार्ज Q इज, दोनों भी फोर्स होंगे तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई वेर एफ ई फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई एंड एफ एम फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? अभी अभी हमने स्टडी किया, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो देयरफॉर टोटल फोर्स हमारा क्या होगा? एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी
अगर हम Q को बाहर निकाल लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B, और इसे कहा जाता है लॉरेंस फोर्स। इसे क्या कहा जाता है? लॉरेंस फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स पे कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लॉरेंस फोर्स पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला लिखो। तो इस तरह से आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। लॉरेंस फोर्स इज नथिंग बट एफ ई प्लस एफ एम, एफ ई प्लस एफ एम। तो ये समझ में आ गया। देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो देखो, देयर आर इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस फोर्स लॉ। द वेलोसिटी v ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो देखो, v और b का डायरेक्शन सेम है, v और b का डायरेक्शन सेम है। तो हमारा फॉर्मूला देखो, एफ एम इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर v और b का डायरेक्शन सेम है तो थीटा इज इक्वल टू 0 साइन 0। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमने क्या कहा? v इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स इज 0, मैग्नेटिक फोर्स इज 0, एंड इफ द चार्ज इज स्टेशनरी, क्यू स्टेशनरी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, देन फोर्स 0 इवन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0। तो अगर चार्ज स्टेशनरी है, वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ये समझ में आ गया? ओके। सो कंसिडर द वेक्टर v and b with a certain angle between them, and v cross b will be the vector perpendicular to the v and b। अब हमें पता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये हमारा v वेक्टर है और ये हमारा b वेक्टर है। तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज v क्रॉस b, तो ये v को भी परपेंडिकुलर रहेगा और b को भी परपेंडिकुलर रहेगा, v को भी परपेंडिकुलर और b को भी परपेंडिकुलर रहेगा, ये हमें पता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v एंड b। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, अब अगर हम वर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, द मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क इन अ मूविंग चार्ज। तो देखो, अब चार्ज का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है। सो वर्क डन हमारा क्या होगा? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो जहां v क्रॉस b का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। और जहां वेलोसिटी का डायरेक्शन है वहां हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में एंगल कितना है? इन दोनों में एंगल है 90 डिग्री। इन दोनों में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क ऑन द मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता मूविंग चार्ज पे, ये याद रखना है आपको। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क करता है, तो इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन के ऊपर भी फॉर्मूला पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए ये फॉर्मूला पूछा जाता है। सो देखो, फिगर शोज द पार्टिकल विथ चार्ज q मूविंग विद द स्पीड v। तो हमारा ये पार्टिकल है जिसके ऊपर, यहां हमारा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज q है, वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा b है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा b है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट हो रहा है, और जो सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट करता है वो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है।
देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी अभी हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला स्टडी किया। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर हम यहां से वी को कट कर देंगे तो फॉर्मूला, और आर को यहां लेके आएंगे, रेडियस हमारा कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल रेडियस लिया है तो यहां हम कैपिटल ले लेते हैं। तो अब आर यहां शिफ्ट हो जाएगा, देयरफॉर एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, और ये होगा हमारा साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। यहां हम लिखेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेस द साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। इसी को हम क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला समझ में आया? इजी है, 2 मार्क्स के लिए फॉर्मूला पूछा जाता है। इतना भी आप लिखोगे फिर भी इनफ है, इतना भी आप लिखोगे फिर भी इनफ है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला समझ में आ गया। देन नेक्स्ट आते हैं साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या होता है? द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, the cyclotron is the charged particle accelerator accelerating the charged particle to high energy। तो ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। तो किसको ये एक्सेलरेट करेगा? न्यूट्रॉन को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ये याद रखना है। तो कभी कभी इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड यूज इन अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में 2 फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। इसलिए इसे क्रॉस फील्ड भी कहा जाता है। दीज आर अप्लाइड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, हेंस इट इज नोन एज अ क्रॉस फील्ड्स। इसे क्रॉस फील्ड भी कहता है। अब यहाँ दो फील्ड क्या काम करते हैं? सो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाता है, चार्ज को सर्कल में घुमाने का काम करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करने का, चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करता है। द मैग्नेटिक फील्ड पुट द पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ एंड द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट इट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाने का काम करता है चार्ज को, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करता है। साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल चेंबर। तो यहां देखो 2 सेमी सर्कुलर मेटल चेंबर हमें दिए गए हैं, D1 एंड D2। इसे कहा जाता है डीज। तो यहां 2 डीज है। देन आपको फिगर में शो किया है साइक्लोट्रॉन, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज। तो इस तरह से डीज होंगे और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस किया जाता है और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? 1.5 टेस्ला। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप टू 10,000 वोल्ट। और यहां हमने देखो एसी वोल्टेज लगाया है, एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया है? 10,000 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी दी गई है। इज अप्लाइड बिटवीन 2 डीज। The positive ion are produced by the gas ion source and kept at a point P, kept at the point P। तो यहां हम क्या करेंगे? जो भी आयन बना या पॉजिटिव चार्ज बना या P पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, P पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, अब वर्क कैसे करेगा ये देखो। ये वर्क कैसे करेगा? तो देखो एक बार हमारा D1 और ये D2 है सपोज, तो D1 पहले निगेटिव हो जाएगा और D2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयन है तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये देखो D1 निगेटिव है, D2 पॉजिटिव है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज P पे आ जाएगा वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब निगेटिव की तरफ जो भी वो अट्रैक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड उसको सीधा नहीं जाने देगा तो ये कर्व में घूमेगा, ये कर्व में घूमेगा। देन जैसे ही ये पार्टिकल एंड में आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, वैसे ही ये पॉजिटिव हो जाएगा और D2 हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो D2 निगेटिव हो जाएगा तो ये D2 इसको खींच लेगा तो वापस एक्सेलरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। D1 निगेटिव होगा, वापस चार्ज को खींचेगा और इस तरह से ये सर्कल में घूमेगा। एंड फाइनली जब ये फाइनल एग्जिट पे आएगा, आर एग्जिट, तो सबसे ज्यादा इसका स्पीड होगा,
स्पीड बहुत ज़्यादा होगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, देन उसको हम विंडो से एग्जिट करेंगे और जो भी टारगेट होगा, जहां भी हमें इंसिडेंट करना है, वहां हम इसको इंसिडेंट कर देंगे, वहां हम इसको इंसिडेंट कर देंगे। तो ये समझ में आ गया, इस तरह से ये वर्क करता है, इस तरह से ये वर्क करता है। तो शॉर्ट में मैंने इसका वर्किंग आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें दो फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से अब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो देखो पार्टिकल तो अलग अलग होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम होता है, या फिर अल्फा पार्टिकल होता है, या फिर पॉजिट्रॉन होता है, और निगेटिव चार्ज अगर हम लेंगे तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक पार्टिकल को घुमाने के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी हमें यूज करना है, कौन से फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स हमें यूज करना है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए पहले हम टाइम पीरियड को फाइंड आउट करते हैं। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, टाइम पीरियड। सो एन आयन मूव इन अ सेमी सर्कुलर पाथ in the one of the D's and reaches the gap between the two D's in the time t by 2, then t being the period of a full revolution। एक सर्कल में चार्ज को घुमाने कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी इतना टाइम लगता है, कैपिटल टी। तो वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सो यूजिंग साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या कहता है, हमें एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी है, हेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो सर्कल में कितना घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, इसके लिए टाइम कितना लगेगा टी, और अगर इसका रेडियस आर है तो हमें डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2πr। डिस्टेंस कितना कवर होगा हमारा, 2πr। सो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस 2πr अपॉन टाइम, डिस्टेंस 2πr अपॉन टाइम। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर 2πr अपॉन टाइम t, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, अपॉन v, ठीक है। देन यहां से हम v का फॉर्मूला निकालेंगे, इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन m, यहां पुट कर दो, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय क्यू बी आर अपॉन m। सो आर आर कट हो जाएगा और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय क्यू बी, डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। देन टाइम पीरियड के बाद हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नाउ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला f इज इक्वल टू 1/t, दैट इज इसका रेसिप्रोकल ले लो, क्यू बी 2πm, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। देन अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है, अब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगी, जब रेडियस हमारा होगा आर एग्जिट, रेडियस होगा आर एग्जिट। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज given by, so kinetic energy is equal to half mv square, therefore maximum kinetic energy, maximum kinetic energy is क्या होगा, maximum kinetic energy ke maximum is equal to half mv square max। लेकिन v का वैल्यू तो हमें पता है, v का वैल्यू क्या है हमारा, v का वैल्यू हमारा है, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला से v का वैल्यू हमने फाइंड किया क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम, बट v इज इक्वल टू, बट v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। अब देखो v मैक्सिमम है, v मैक्सिमम है तो r क्या हो जाएगा, r एग्जिट, r एग्जिट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है,
सो पुट करो, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू क्यू बी आर एग्जिट अपॉन एम square, and therefore kinetic energy max is equal to half m q square b square r exit square upon m square. So m cancel हो जाएगा, and therefore kinetic energy maximum is equal to q square b square r square exit डिवाइडेड बाय 2m, डिवाइडेड बाय 2m। ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन मोशन में अगर पूछे गए तो आएंगे। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला आईएमपी है, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कैरिंग अ करंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट। अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर कितना एक्ट करेगा, तो उसके लिए हम पहला केस ले रहे हैं स्ट्रेट वायर। पहला कौन सा केस ले रहे हैं? स्ट्रेट वायर। अगर स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो कर रहा है मींस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होती है उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देन हमने मैग्नेटिक फील्ड बी को अप्लाई किया है जो बोर्ड से बाहर आ रहा है, देन हमने वायर का लेंथ एल कंसिडर किया है, तो एल इतने लेंथ में कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो यहां हमने एफ एम का डायरेक्शन दिया हुआ है। सो कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ, consider wire of length L, then B is magnetic field, I, current flowing through wire, then Vd is a drift velocity, therefore if Q is charge flowing in time t, then current is equal to charge per unit time, and therefore charge is equal to IT. So now drift velocity is given by, drift velocity of electron, drift velocity is given by, drift velocity का फॉर्मूला हमें पता है, that is Vd is equal to डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, L इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम T, and therefore T is equal to L upon Vd। अब पुट करो, therefore equation 1 become चलो इक्वेशन 1 क्या होगा, ये देखो हमारा इक्वेशन Q इज इक्वल टू आई टी है। सो अब T का वैल्यू यहाँ पुट करो, सो आई एल बाई वी डी, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर Q इज इक्वल टू आई एल डिवाइडेड बाय वी डी, इक्वेशन नंबर 2। देन मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फोर्स, नाउ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम इज इक्वल टू चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी, अब वी इज नथिंग बट वी डी क्रॉस बी, देयरफॉर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी डी बी साइन थीटा। ओके, अब एंगल देखते हैं,
देखो v का डायरेक्शन इस तरह से, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सो एंगल होगा 90। देयरफॉर यहां हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी डी बी। देन ये हमारे पास Q का फॉर्मूला है, पुट कर दो। देयरफॉर एफ एम इज इक्वल टू, Q का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई एल वी डी इंटू वी डी बी। सो वी डी कैंसिल एंड एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी। सो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर। अगर हम साइन 90 नहीं लेते, साइन 90 नहीं लेते, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, देन हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देन हमारा फॉर्मूला होगा एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, एंड एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला होगा, इन वेक्टर फॉर्म हमारा ये फॉर्मूला होगा, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से फोर्स अप्लाई होता है, इस तरह से फोर्स अप्लाई होता है वायर पे, स्ट्रेट वायर पे इतना फोर्स अप्लाई होता है। देन आर्बिट्ररी शेप वायर भी पूछा जाता है, आर्बिट्ररी शेप वायर भी हमें पूछा जाता है। तो आर्बिट्ररी शेप वायर का भी डेरिवेशन इजी है, लेकिन वो इतना पूछा नहीं जाता। देन क्लोज लूप के लिए पूछा जाता है। अगर क्लोज लूप के लिए हम फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो इतना याद रखना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन पूछा, मीन्स ये एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ये क्वेश्चन आएगा, आर्बिट्ररी वायर के लिए क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये याद रखना है। देन नेक्स्ट, टॉर्क एंड अ करंट लूप, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो अब हमारे पास मैग्नेट है, हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, और उस मैग्नेट के यहां, उस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ हमने कॉइल को रखा है, हमने क्या रखा है, कॉइल को रखा है। तो जैसे हम कॉइल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसमें से करंट पास कर रहा है हमारा, इस तरह से करंट पास कर रहा है, ए बी सी डी करंट पास कर रहा है। तो देखो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल को रखेंगे, तो कॉइल यहाँ हमारा अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा और यहाँ डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा। देन बाकी दो साइड पे फोर्स एक्ट होंगे इस तरह से। तो ये होगा हमारा फोर्स F1, ये होगा F2, F3 और F4। सो F2 एंड F4 ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। और F1 एंड F3 ये ऊपर और नीचे होगा, लेकिन एक लाइन में फोर्स नहीं होंगे, एक लाइन में नहीं होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। सो F1, F2 एंड F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, F2 और F4 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ में यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, वो शॉर्ट में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ अब एक फोर्स यूज हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज F1, और यहाँ दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज F2। ठीक है, अब देखो कॉइल इस डायरेक्शन में है, तो कॉइल को हम इस तरह से देख रहे हैं, ये हमारा कॉइल है ऐसा सोचो। एक्चुअली ये ऐसा कॉइल है, लेकिन आप जब इस तरह से देखते हैं तो ये आपको साइड दिखाई देता है, तो कॉइल इस तरह से टिल्टेड है। तो अब ये कॉइल का साइड आपको दिख रहा है, इसका लेंथ है L2, इसका लेंथ क्या है, L2 इतना लेंथ है इसका। अब कॉइल का एरिया वेक्टर इस तरफ से है, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल का वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, थीटा। देन वायर, वायर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर, उसमें से थीटा चला गया, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब देखो मैंने कहा था ये हमारा F3 फोर्स होगा, ये हमारा F3 होगा, F1 और F3 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और F2 और F4 क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ हमारा F1 और F3 फोर्स इस तरह से होगा, इसलिए रोटेट होगा, और F2 और हमारा F2 और F4 फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सो यहाँ देखो मैंने कहा है द फोर्स F2 on side DA and F4 both on a same line and therefore cancel out each other,
द मैग्नेट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F3 ऑन द साइड 3 and 1। सो F1 और F3 का वैल्यू कितना होगा, I L1B साइन 90, साइन 90। तो F1 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इसका लेंथ, इस वायर का लेंथ 1 है, ये जो वायर है हमारा, इसका लेंथ है हमारा L2 और इसका है L1। तो ये जो साइड हम देख रहे हैं, हम साइड ये देख रहे हैं, ठीक है, L2 देख रहे हैं, और जिसपे F1 अप्लाई हो रहा है, F1 अप्लाई हो रहा है, वो साइड है हमारा L1 साइड है। तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज I L1B sin 90, sin 90, then sin 90 is equal to 1, therefore I L1B, these two forces do not act along the same line and hence they are produce the net torque। तो ये सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कॉइल को रोटेट करेगा, कॉइल को रोटेट करेगा। अब कॉइल को जब रोटेट करेगा तो हमें क्या फाइंड करना होगा, टॉर्क। सो टॉर्क में मूवमेंट आर्म कितना होगा, सो मूवमेंट आर्म क्या होता है, द फोर्स, मूवमेंट आर्म होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये लेंथ आता है L/2 साइन थीटा, और ये भी परपेंडिकुलर लेंथ आता है L/2 साइन थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हाफ L2 साइन थीटा या L/2 साइन थीटा, ये हमारा मूवमेंट आर्म होता है। तो जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू F1 हाफ L2 साइन थीटा प्लस F3 हाफ L2 साइन थीटा, L2 साइन थीटा। अब देखो F1 और F3 का वैल्यू तो सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, I L1B, I L1B, तो यहां हम पुट करते हैं, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू I L1B, और ये हमारा L2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ भी I L1B L2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, दोनों भी टर्म सेम है, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, एंड देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू I L1 L2 B साइन थीटा। बट लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एरिया, एरिया ए, रेक्टेंगल का एरिया, एंड देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू I A B साइन थीटा, I A B साइन थीटा। इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स, अब यहाँ जो टर्न्स होंगे वो n टर्न्स होंगे कॉइल के लिए, तो सेम फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। तो इतना टॉर्क एक्ट करता है, इतना टॉर्क एक्ट करता है कॉइल के ऊपर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देन इसके बाद आता है आपको टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको डायग्राम पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बहुत बार पूछा गया है, तो उस डायग्राम पे ध्यान दो, आप डायग्राम पे ध्यान दो। उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ हमें यूज करना है, और बायो-सैवर्ट्स लॉ का प्रूफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, तो हमें डायरेक्टली उसको लिखना है। स्टेटमेंट क्या कहता है, द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन at a point due to the small element carrying current carrying conductor is। तो अब हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर I, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है, इसमें से हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है DL, स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है DL। अब DL की वजह से पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा DB। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है DB, वो कितना होगा, तो अब DL से P तक का डिस्टेंस है R, ओके, DL से P तक का डिस्टेंस है R, देन एंगल है DL, हमारा DL का डायरेक्शन और P, इसमें एंगल है थीटा, इसमें एंगल क्या है थीटा।
सो द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कितना बना P पॉइंट पे, ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट इज गिवन बाय, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current, then directly proportional to length element. So magnetic field is directly proportional to length element, then directly proportional to sine, directly proportional to sine of the angle between the length element and the line of joining the length element, line of joining the length element and length element, इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा. So dB is directly proportional to sine of angle, sin theta, and it is inversely proportional to square of distance. तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. So dB is inversely proportional to square of distance. तो सबको अगर हम कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला आएगा dB is equal to I dl sin theta divided by r square. So dB is I dl sin theta divided by r square. और अगर हम इसमें से प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई. वो कांस्टेंट क्या होगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर. तो ये हो गया हमारा बायो-सैवर्ट्स लॉ, ये हो गया हमारा बायो-सैवर्ट्स लॉ. बायो-सैवर्ट्स लॉ बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया. सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिखना होगा और डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना होगा. तो बायो-सैवर्ट्स लॉ का डायग्राम एंड डायग्राम विद द स्टेटमेंट पूछा गया है, डायग्राम विद द स्टेटमेंट पूछा गया है. उसके बाद नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन ये मैंने दिया है वंस अगेन. तो मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है बायो-सैवर्ट्स लॉ को. नाउ बायो-सैवर्ट्स लॉ का हमें यूज करना है करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर. अब बायो-सैवर्ट्स लॉ का यूज करके अगर स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग अ करंट I. तो हमने एक लेंथ L लेंथ का वायर लिया है और उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इतना करंट फ्लो कर रहा है. लेट DL बी द स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर कंडक्टर. अब हमने छोटा सा एलिमेंट यहां कंसिडर किया, छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहां हमने कंसिडर किया. ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट, इसका वैल्यू कितना है, DL, इसका वैल्यू है DL. देन P एनी पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर. तो P हमने एक पॉइंट ले लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, और DL से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r. ठीक है. एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन DL एंड स्मॉल r. थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड स्मॉल r, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है. देन यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ. तो बायो-सैवर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है, बायो-सैवर्ट्स लॉ dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये हमारा बायो-सैवर्ट्स लॉ है. dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू I DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. अब देखो, now we calculate the magnitude of magnetic field produced by at point P in the all current length element in the upper. अब देखो वायर इनफाइनाइट वायर है, तो बहुत लंबा वायर है, तो हम क्या करेंगे, वायर को दो पार्ट में स्प्लिट अप करेंगे, अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट. अब अपर पार्ट P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दैट इज हम कहेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी. अपर वायर 0 से लेके इंफिनिटी तक पूरा वायर लेके जाओ प्लस सारा मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली अब लोअर पोर्शन में, लोअर पोर्शन वाला वायर P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी dB. तो इतना, दोनों भी, ऊपर वाला पोर्शन भी सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और लोअर वाला पोर्शन भी सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों को एडिशन, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इंफिनिटी dB. और dB का वैल्यू तो हमारे पास है
डीबी का वैल्यू हमारे पास है डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है तो वो वैल्यू अब हम पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम पुट कर देंगे, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ हम कट कर देते हैं, ये 2 कट हो जाएगा। सो म्यू 0 अपॉन 2 पाई बच गया, म्यू 0 अपॉन 2 पाई। तो यहाँ हमारा इंटीग्रेशन b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, बाहर आ गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। और कौन सा टर्म कांस्टेंट है, करंट भी हमारा कांस्टेंट है, करंट भी हमारा कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा, करंट भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। देन डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, डिस्टेंस को रखते हैं, करंट हमारा बाहर आ जाएगा, करंट क्या आ जाएगा बाहर, डिस्टेंस सेम रहेगा तो करंट भी हमारा बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचता है, dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब डायग्राम देखो, ये हमारा वायर है जिसका लेंथ l है, देन ये r, ये पॉइंट p है, और ये हमारा डिस्टेंस है स्मॉल r, ये डिस्टेंस है हमारा स्मॉल r। ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 180 माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा हमारा 180 माइनस थीटा। सो यूजिंग पहला, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये 90 डिग्री है, देयरफॉर फ्रॉम फिगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होगा हमारा फॉर्मूला। लेंथ को हम छोटा स्मॉल एल लेते हैं तो ये होगा हमारा एल, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। देन साइन थीटा, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, दोनों का वैल्यू सेम होता है, साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू। तो यहां से साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज r डिवाइडेड बाय r, और r का वैल्यू हमारे पास है, देयरफॉर इट इज इक्वल टू r अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, b इज इक्वल टू म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dl का वैल्यू, dl का वैल्यू हमारा सेम रहेगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, साइन थीटा का वैल्यू है r अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देन यहाँ हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर का वैल्यू है हमारा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये dl, और ये dl। तो देखो r बाहर आ जाएगा, अब फॉर्मूला होगा म्यू b इज इक्वल टू म्यू 0 i r डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dl रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मीन्स पावर हाफ, हाफ प्लस 1 3/2, तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है। अगर अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते तो इसका वैल्यू आता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये याद रखना है। सो नाउ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dl एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, पुट कर दो वैल्यू, देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू 0 i r 2 पाई 1 अपॉन आर स्क्वायर, एक r कट हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो स्ट्रेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, P पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 2 पाई r, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 2 पाई r, इतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओके, सो नेक्स्ट उसके बाद
जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट उसके बाद डेरिवेशन है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अगर हम दो लॉन्ग पैरेलल वायर लेते हैं, दो लॉन्ग पैरेलल वायर लेते हैं, तो देखो अब शॉर्ट में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास दो पैरेलल वायर है, वायर 1 एंड वायर 2। दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2, I1 एंड I2। दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है। तो अब ये सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा? वायर 1 यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B1। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बाय वायर 1 दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? अभी अभी हमने स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला स्टडी किया। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सपोज ये डिस्टेंस, दो वायर के बीच का डिस्टेंस d है, सो d इतने डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? म्यू 0 I1, कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर जाएगा? वायर 2 के ऊपर जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर जाएगा? वायर 2 के ऊपर। देन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2, वायर 2 इज, वायर 2 मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना अप्लाई होगा? एफ एम इज इक्वल टू, स्ट्रेट वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है? आई एल बी, आई एल बी। सो ये होगा आई, अब इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2। देन L हमारा लेंथ, वायर का लेंथ L है, हमारे वायर का, दोनों वायर का लेंथ कितना है? L है। एंड मैग्नेटिक फील्ड B1, इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है? B1। सो B1 का वैल्यू हम पुट करेंगे। सो मैग्नेटिक फोर्स, यहां हम मैग्नेटिक फोर्स को कहेंगे किस वायर पे अप्लाई हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा वायर 2 पे। किस पे अप्लाई हो रहा है? वायर 2 पे। कौन अप्लाई कर रहा है? वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड, वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2। देयरफॉर F2 इज इक्वल टू I2 L, B1 का वैल्यू म्यू 0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, एंड देयरफॉर F2 इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू 0 I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ये आ गया F2। सिमिलरली, सिमिलरली अब क्या होगा? हमारा वायर 2 भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वायर 2 भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाय वायर 2 कितना होगा? वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B2 इज इक्वल टू म्यू 0, वायर 2 से करंट फ्लो कर रहा है I2, और कितने डिस्टेंस पे हमें चाहिए? 2 पाई डी इतने डिस्टेंस पे, क्योंकि वायर 1 डी इतने डिस्टेंस पे। सो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 1 इज, वायर 1 पे कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2, F1 इज इक्वल टू I1, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें? I1, I1 L B2 वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर F1 इज इक्वल टू I1 L, B2 का वैल्यू म्यू 0 I2 2 पाई डी, एंड देयरफॉर F1 इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। अब देखो दोनों वायर पे सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ये होगा हमारा F1, ये होगा F2। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्यों होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। एंड देयरफॉर अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2, दोनों का वैल्यू तो सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इतना फोर्स दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स का वैल्यू क्या होगा? F इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। इतना फोर्स यहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आ गया? देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय आर्क, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय आर्क सेम। वंस अगेन कंसीडर
अब देखो यहाँ हमने एंगल जो थीटा लिया है उसके बदले हम एंगल लेते हैं फाई, उसके बदले एंगल क्या लेते हैं हम, फाई एंगल लेते हैं, क्योंकि थीटा एंगल हम बायो-सेवर्ट्स लॉ में यूज करते हैं, इसलिए एंगल क्या लेंगे हम, फाई लेंगे। सो कंसिडर अ सर्कुलर आर्क ए बी कैरिंग करंट आई एंड हैविंग अ रेडियस आर, लेट डीएल विद द लेंथ एलिमेंट ए बी, द आर्क ए बी सबटेंड एंगल फाई, आर्क ए बी सबटेंड एंगल फाई, तो यहाँ हम एंगल क्या लेंगे, फाई एट द सेंटर, तो कितना एंगल है आर्क के साथ, फाई इतना एंगल है। देन डीबी विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ओ, तो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है हमारा, डीबी, तो डीबी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, म्यू जीरो 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू, थीटा इज अ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, साइन का वैल्यू हमेशा 90 होता है तो हम साइन को हटा देते हैं, बट theta is equal to 90 degree and therefore sin 90 is equal to 1, therefore dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl upon r square, I dl upon r square, ये हमारा फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। नाउ therefore total magnetic field, therefore total magnetic field due to arc, due to arc AB, due to arc AB क्या होगा, B is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dB, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा, म्यू जीरो आई कांस्टेंट आ जाएगा, म्यू जीरो आई कांस्टेंट आ जाएगा अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dl एंड r स्क्वायर, dl एंड r स्क्वायर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, इंटीग्रेशन लिया इसका, इसमें से कांस्टेंट आ गया dl और r स्क्वायर। अब देखो ये हमारा dl है, ये हमारा dl है और ये हमारा आर्क, तो अब हम इस एंगल का फॉर्मूला, नाउ फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, ये हमारा आर्क है ए बी, एंगल है रेडियस है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, एंगल में रिलेशन क्या होता है, नाउ पाई इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये फॉर्मूला अब हम यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला अब हम यूज करने वाले हैं। सो अब देखो अगर ये हम एंगल छोटा सा लेते हैं, डी बी लेते हैं, डी बी, डी फाई इतना एंगल लेते हैं, तो डी फाई इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, बड़े के लिए अप्लाई किया वैसे ही हम अब छोटे के लिए, देखो लेंथ कितना ही है, ये लेंथ है डीएल, ये लेंथ है डीएल, और ये एंगल कितना सबटेंड किया है, डी फाई, तो सेम फॉर्मूला देखो क्या होगा, देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू, डी फाई इज इक्वल टू डीएल बाय आर, and therefore dl is equal to r d phi। सो ये फॉर्मूला यहां पुट करो, सो क्या होगा, b is equal to, b is equal to mu 0 I divided by 4 pi into इंटीग्रेशन 0 टू कितना है, 0 टू, यह एंगल कितना होगा, 0 टू पाई, 0 टू पाई r डी फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर आर कट हो जाएगा, आर आर कट हो जाएगा, एंड आर अब हमारा बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, सो म्यू इज बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई 4 पाई आर इंटीग्रेशन 0 टू फाई डी फाई, सो फाई डी फाई कैंसिल, सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। अब बुक में यहाँ थीटा लिया है, लेकिन हमने यहाँ थीटा लिया है इसलिए मैंने वहाँ थीटा नहीं लिया है, तो हमने आर्क का फॉर्मूला यहाँ यूज किया स्मॉल पोर्शन डीएल के लिए। तो हमने पहले क्या किया, बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज किया, देन हमने टोटल मैग्नेटिक फोर्स के लिए इंटीग्रेशन किया, देन हमने आर्क का फॉर्मूला यूज किया, आर्क इज इक्वल टू, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, तो वो फॉर्मूला हमने पुट किया, आर आर कट हो गया और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होता है, तो ये आता है टोटल फॉर्मूला म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2r। ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला पूछा जाता है। देन नेक्स्ट, ये वाला डेरिवेशन बहुत ही बड़ा है,
सो ये वाला डेरिवेशन जनरली पूछा नहीं जाता, ये वाला डेरिवेशन जनरली पूछा नहीं जाता, सिर्फ इसमें से छोटा पार्ट पूछा जाता है, लास्ट वाला पार्ट हमें पूछा जाता है। तो वो पार्ट आप कर सकते हो जिसमें बोर मैग्नेट्रॉन का डेफिनेशन पूछा जाता है या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्म में इक्वेशन, लेकिन ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है तो जनरली इसको हम स्किप ही करते हैं, ये नहीं पूछा जाता कॉइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एम्पियर लॉ पूछा जाता है। एम्पियर लॉ, देखो एम्पियर लॉ हमें क्या कहता है, तो एम्पियर लॉ का डेफिनेशन पूछा गया है। एम्पियर लॉ हमें कहता है द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इन द फ्री स्पेस। तो देखो वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो सराउंडिंग में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में कितना बनेगा, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। किस पे डिपेंड करता है, करंट और सराउंडिंग के स्पेस पे ये डिपेंड करता है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सराउंडिंग इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। तो वायर के सराउंडिंग में जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, एम्पियर लूप। क्या लेंगे, एम्पियर लूप। जैसे गॉस लॉ में हमने गॉसियन सरफेस लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दूर हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए गॉसियन सरफेस लिया था, वैसे एम्पियर लॉ में हम क्या लेंगे, एम्पियरन लूप लेंगे। कितने सराउंडिंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब देखो स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमने एम्पियरन लूप यहाँ ड्रॉ किया है, सो यूजिंग एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ हमें क्या कहता है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। शॉर्ट में इसको प्रूव करेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा वो हम, सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब बी डॉट डी एल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा म्यू जीरो आई। अब देखो कॉस थीटा, बी का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन सेम है, सर्कल में बन रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल, लेंथ भी हमारा टेंजेंशियल। so now theta is equal to 0 and therefore cos 0 is equal to 1, cos 0 is equal to 1। so अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, therefore close integration of b dl is equal to म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई। अब b तो कांस्टेंट रहेगा, b क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, b का बाहर निकाल लो, b इज इक्वल टू, सॉरी b को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl, सारे dl को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरकमफरेंस, एंड देयरफॉर b इज इक्वल b इंटू 2πr म्यू जीरो आई, एंड देयरफॉर अब b का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, सो b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 2πr। तो स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 2πr। ये फॉर्मूला भी पूछा गया है आपको, फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर यूजिंग एम्पियर लॉ, यूजिंग एम्पियर लॉ। तो ये फॉर्मूला आपको पूछा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा एम्पियर लॉ। उसके बाद हमें पूछा जाता है नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड देखो, अ सोलोनॉइड इज अ लॉन्ग क्लोजली वाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, द डायमीटर ऑफ कॉइल इज मच स्मॉलर देन द लेंथ। लेंथ से डायमीटर क्या होता है, इसका छोटा होता है, सो लेंथ बहुत बड़ा होता है, इट इज अ, ये कॉइल होता है इस तरह से और इसका लेंथ बहुत बड़ा होता है और डायमीटर छोटा होता है। तो अब हमने इसको कट किया है, कट करके हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रांग होता है और आउटसाइड बहुत ही वीक होता है, आउटसाइड बहुत ही वीक होता है। तो अब सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम एम्पियर लॉ यूज करेंगे, एम्पियर लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ हमें एम्पियरन लूप ड्रॉ किया है, ए बी सी डी, एम्पियरन लूप हमने ड्रॉ किया है ए बी सी डी। तो एम्पियर लॉ हम यूज करते हैं, देयरफॉर एम्पियर लॉ हमें क्या कहता है, एम्पियर लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। लेकिन अब देखो ये लूप चार पार्ट से बनता है, ये लूप चार पार्ट से बनता है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो यहाँ अब हम इसको स्प्लिट अप कर देंगे, पहला होगा ए बी, बी डी एल प्लस बी सी, बी डॉट डी एल प्लस सी डी
इंटीग्रेशन ऑफ सी डी बी डॉट डी एल प्लस डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बी डॉट डी एल। तो क्लोज इंटीग्रेशन को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट अप कर दिया, इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। तो देखो ए टू बी इनसाइड है, इनसाइड अगर हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ लेंथ दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है, तो एंगल जीरो, एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां हमारा वैल्यू होगा ए टू बी, बी, और ये एंगल हमारा सेम है तो यहाँ सेम रहेगा बी डॉट डी एल, ये हमारा सेम रहेगा, या बी डी एल आ जाएगा प्लस। अब देखो डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सो बी और डी एल दोनों में एंगल 90, सो कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा जीरो प्लस सी टू डी, सी टू डी सोलोनॉइड के बाहर है, सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है, सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए यहां भी इंटीग्रेशन जीरो प्लस। अगर हम नेक्स्ट डी टू ए आएंगे, वापस डी टू ए, लेंथ हमारा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ एंगल जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू कितना आता है, कॉस 90, एंड कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ भी सेम, यहाँ भी कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, कॉस 90, यहाँ भी जीरो, और यहाँ b इज इक्वल टू जीरो, यहाँ b का वैल्यू, बाहर b का वैल्यू जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्योंकि b डॉट डी एल क्या होता है, b डॉट डी एल इज नथिंग बट b डी एल कॉस थीटा। तो जब हम कॉस थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आंसर आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्यों जीरो हुआ, ये क्यों जीरो हुआ, ये क्यों जीरो हुआ, ये समझ में आ गया। देन अब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो कॉस का वैल्यू 1 होगा, तो अब यहां से b कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन a टू बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई। ठीक है, नाउ टोटल लेंथ कितना होगा, तो इस सोलेनॉइड का टोटल लेंथ अगर सारे ए बी को हम ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ होगा l, देयरफॉर बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू। इफ देयर इज अ नंबर ऑफ टन्स n, यहां हमारे नंबर ऑफ टन्स क्या होंगे, n होंगे, फॉर n नंबर ऑफ टन्स, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सेम फॉर्मूला बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई divided by L, and n by L is nothing but number of tons per unit length, number of tons per unit length, and therefore इसको हम लिखते हैं स्मॉल n, तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, ये फॉर्मूला आएगा हमारा सोलेनॉइड के लिए। सिमिलरली अगर हम टोरॉइड लेते हैं, टोरॉइड क्या होता है, अगर सोलोनॉइड को हम सर्कल में बेंड करेंगे, सोलोनॉइड को हम सर्कल में बेंड करेंगे तो टोरॉइड बनता है। तो टोरॉइड में भी n नंबर ऑफ टन्स है, पहले ही लेते हैं टोरॉइड में कितने n नंबर ऑफ टन्स, देन हमारा फॉर्मूला देखो सर्कल में बेंड किया है, अब हमें टोरॉइड के लिए इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इनसाइड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय यूजिंग एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ हमें क्या कहता है, एम्पियर लॉ हमें कहता है इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, एन है। अब यहाँ होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, थीटा का वैल्यू, थीटा जीरो आएगा, देखो क्योंकि डीएल लेंथ हम यहाँ ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, देयरफॉर यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, बी बाहर
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। अब देखो dl, सारे dl को अगर हम यहाँ ऐड करते हैं, सर्कल में है, ये सर्कुलर है, तो सारे dl को अगर हम ऐड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, b इंटू 2πr म्यू जीरो एन आई, and therefore magnetic field due to solenoid is equal to mu 0 ni divided by 2 pi r। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो टोरॉइड के लिए ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, और सोलोनाइड के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, ये दो फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूला के ऊपर जनरली सम पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आए हैं, ठीक है। देन तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछे गए हैं। देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देन बायो-सैवर्ट्स लॉ हमें पूछा गया है, गैल्वेनोमीटर का डायग्राम पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ क्लोज सर्किट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये पूछा गया है। तो इस तरह से वंस अगेन गैल्वेनोमीटर पूछा गया है। तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए और न्यूमेरिकल हमारे सोलोनॉइड और टोरॉइड पे आए हैं। तो इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।